अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। इंसान को खुशबाश ही रहना चाहिए क्योंकि खुशी इंसान के अंदर से निकलती है। इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो हर हालात में खुशबाश रहे। इस नोट पे हम आज का फॉर्मल लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम चौथी दफा मिल रहे हैं आपके कोर्स ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए। अभी तक आपको कुछ ओरिएंटेशन हो गई होगी, कुछ हो रही होगी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मकसद क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है और उसकी अहमियत क्या है। अभी तक हमने जो बात की है उसमें हमने ये एम्फसाइज करने की कोशिश की है कि आपको ये समझाया जाए कि आजकल के ज़माने में एम्प्लॉयज़ को ट्रेन और उनकी डेवलपमेंट किस कदर इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने वेरियस फैक्टर्स डिस्कस किए, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, हमने उन सब चीज़ों को डिस्कस किया। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपने जो सप्लीमेंटल मटेरियल आपको दिया गया है, आपने लेक्चर के बाद उसको पढ़ा होगा। आप प्लीज इस बात को अपने जहन में रखिए कि सिर्फ लेक्चर सुनना जरूरी नहीं है। आपने अपने सप्लीमेंटल नोट्स को हर लेक्चर के बाद डेफिनेटली रिवाइज करना है और जितना फ्रेश आप रिवाइज करें उतना ज्यादा बेहतर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डीप होगी। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वैसे तो अल्फाज से, उसके नाम से समझ आती है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है तालीम और तरबियत एम्प्लॉयज की, आपके ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स की। लेकिन आज हम जरा इन डेप्थ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होती है। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज all those planned activities that are targeted to improve the current or future skills, abilities, or behaviors of the organizational employees through the process of learning. यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में वो सब एक्टिविटीज शामिल हैं जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की आज की स्किल्स, रिक्वायर्ड स्किल्स या जो स्किल्स या एबिलिटीज उनको फ्यूचर में चाहिए वो इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश किससे करते हैं? फ्रॉम अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है? व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? द फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट इज that first of all, training and development should be a planned effort, which means that there should be a need identification कि कोई ज़रूरत है, ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इस ज़रूरत को किस तरह से, इस गैप को किस तरह से फिल अप किया जा सकता है, किन लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू इन एबिलिटीज को या स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। द सेकेंड एसेंशियल कॉम्पोनेंट इज दैट द इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स, बिहेवियर्स और एबिलिटीज दैट शुड कम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होता है? अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज इन विच योर बिहेवियर और योर स्किल दैट इज चेंज्ड. So the third essential component is that the learning process must lead to a change. If the process of learning does not lead to any change, then that means that there hasn't been any learning taking place. Learning के लिए ये जरूरी है कि आपका behavior
चेंज हो, आप जिस तरह से काम करते थे उस तरह से करना छोड़ के नई तरह से काम करना शुरू करें, या आपका एक चीज को देखने का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग की एग्जाम्पल लेते हैं। आप में से बहुत से लोग ड्राइविंग सीख रहे होंगे या सीख चुके होंगे या सीखने के ख्वाहिशमंद होंगे। तो जिन लोगों को ड्राइविंग आती है, जिन लोगों ने ड्राइविंग सीख ली है, वो इस बात को ज्यादा बेहतर तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं या जब आपने अभी शुरू नहीं किया होता, तो आपको थ्योरेटिकल थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। थ्योरेटिकल टेस्ट कुछ जगहों पे अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो उसके लिए पहले आपको थ्योरेटिकल टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें आप सारी ड्राइविंग की थ्योरी जो है उसको पढ़ते हैं कि ये साइंस कौन से हैं, इन साइंस को देख के आपने क्या जो है वो बिहेव करना है, क्या रिएक्शन होना चाहिए, और फिर ये कि आपने किस तरह से ड्राइविंग की मूवमेंट्स को एडजस्ट करना है, और आपने स्पीड का अंदाजा कैसे लगाना है, आप तेज जा रहे हैं ये अंदाजा आपने कैसे लगाना है, ब्रेक का अंदाजा कैसे लगाना है, ये सब चीजें आप थ्योरेटिकली पहले पढ़ते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ने से आपको ड्राइविंग नहीं आ जाती। ड्राइविंग आपको उस वक्त ही आती है जब आप गाड़ी की सीट पे, ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेते हैं और गाड़ी खुद चलाना शुरू करते हैं। और फिर जब गाड़ी आप चलाना शुरू करते हैं तो एकदम से गाड़ी चलानी भी नहीं आ जाती। 10, 15, 20 दिन, 15, 20 सेशंस कोई आपके साथ बैठता है, आपको पहले हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक्शंस हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जो परसेप्शन है स्पीड की, साथ से आने वाले लोगों की, साथ से गुजरने वाली गाड़ियों की, वो सब चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर उतरना शुरू हो जाती हैं। दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर इंस्टिंक्ट। देन पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि साथ से कोई गाड़ी आ रही है, फिर आपको इंस्टिंक्टिवली ये पता चल जाता है कि मूवमेंट हुई है कोई और आपको ये रिएक्शन करना चाहिए। सो जब आपकी इंस्टिंक्ट में शामिल हो जाता है ड्राइविंग करना और ड्राइविंग की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, दैट इज द पॉइंट वेयर लर्निंग हैज एक्चुअली टेकन प्लेस। So now the way you look at driving and now the way you know what speed means or what turning means or what braking means, you would have never known that unless you wouldn't have done this process yourself. आप कभी भी ये नहीं जान सकते थे जब तक आप इस प्रोसेस में से खुद ना गुजरते, ये आप काम आपने खुद करके ना देखा होता। So लर्निंग के लिए ये एसेंशियल है कि चेंज हो जाए इंसान। तो जब इंसान लर्न कर जाता है तो वो चेंज हो जाता है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस। सो इफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, दैट मीन्स लर्निंग हैज नॉट हैपेंड। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेक पीपल लर्न हाउ टू यूज द कंप्यूटर, हाउ टू टाइप इन अ कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीखने के बावजूद वो अपना काम मैनुअली करते रहें, तो इसका मतलब है कि लर्निंग नहीं हुई है, इसलिए कि उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। सो लर्निंग मस्ट लीड टू अ चेंज इन बिहेवियर। अच्छा, फिर ट्रेनिंग का वर्ड जो है वो कई दफा एजुकेशन के साथ कंफ्यूज किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ट्रेनिंग और एजुकेशन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो किस तरह से हैं? क्योंकि जब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, आपने कोई डिग्री कंप्लीट की है, तो आपको लगता है कि ये भी तो ट्रेनिंग ही है। लेकिन बेसिकली एजुकेशन और ट्रेनिंग दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एजुकेशन जो है वो ब्रॉडर लर्निंग या ब्रॉडर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर टारगेटेड होती है, वेयरएज ट्रेनिंग जो है दैट इज यूजुअली टारगेटेड towards a particular or towards a specific task or towards learning a specific skill. So training is basically targeted towards application. You make people learn, do something that they can apply to practical life. So training
could be about soft skills, training could be about leadership skills, that a manager could go and apply that to the practical setting in which the person is able to lead in a more effective way. Whereas education is more concerned about defining something, defining the concept, making people understand what is included in those particular concepts. So, making people understand what leadership means, what are the basic theoretical definitions of that, how leadership has developed as a concept till now, and what are the implications, and not actually targeted towards making them learn the leadership skills, but the leadership concepts. That is education. Whereas making people learn the leadership skills and making them apply to practical life, that is targeted towards training. That is what training means. So the objective of training is application, whereas objective of education is making people understand the theoretical definition or concept of a particular phenomena. Then training is basically targeted towards giving people some experience about what they are supposed to do. Whereas education is targeted more towards classroom learning. So training is based on experience. It is targeted towards giving them experience. Whereas in education, it is first of all classroom learning. Then training is targeted towards specific tasks. So a training session will be organized to improve the skill or ability or behavior on a specific task. Whereas education involves general concepts. So for example, if you're doing an MBA, you will get an education, you will get an understanding and orientation about so many different aspects of business, for example, marketing and HR and operations. And you will also learn other related subjects, for example, psychology or sociology. All of them will not be targeted or will not be specifically applied to the tasks that you later on do in your life, or you later on do in your work life. But they are supposed to give you an orientation or an understanding about all those broader concepts that are applicable in the organizational life or in business activities. And finally, as you would have understood from all this discussion, that training has got a very narrow perspective. It is directed towards improving a specific skill or a behavior, whereas education has a broader perspective. Education not only includes giving people skills or making them understand the general concepts, it is also targeted towards their moral and ethical development and their personal development, and making them a good part of the society and making them a good citizen of the society. So education has a broad perspective, whereas training is specifically directed towards a narrow perspective. Then training and development mein kya fark hai? Development includes all those activities that are given as learning opportunities to help employees grow. So development is a continuous process of all the opportunities that are provided to the employees to help them grow. Training is specifically targeted towards a particular job or a particular skill, whereas development is the whole package. The way the organization develops its employees through training sessions or through education or through informal training or mentoring or coaching or through giving them support through management and their supervisors. That is all included in the process of development. So that also includes developing the future skills of the employees that will be required later on as they grow in their organization. It also includes career development, that you give opportunities to your employees to improve
so that they can advance in their career, they can advance in the organization. So education, development is all those activities that are included in the program or in the package of the organization to help the employees grow personally, grow within their careers, to grow as better contributors to the organization. So for example, I will give you my example that I was sent on a scholarship by Higher Education Commission, which was called Faculty Development Program. And I went to UK and I did my PhD from University of Glasgow. So this was not a training session. This was a developmental activity which helped me grow and become a better contributor to the organization, a better contributor to the society. So development includes all the opportunities that are given to the employees. So it is the complete package that the organization provides to the employees for their growth and for their development. So what are the objectives of training and development? ये तो definition हो गई कि training and development is supposed to improve the skills and abilities. तो objectives क्या हैं? हम क्या करना चाहते हैं? हम क्या achieve करना चाहते हैं training और development के through? What are the objectives of training and development? One is to develop the competencies of employees and improve their performance. That is the basic and the most simplest objective of training and development कि आपको उनकी competency को improve करना है ताकि उनकी performance जो है वो improve हो सके. The second objective of training and development is to help the employees grow so that the future human resource needs of the organization can be met from within the organization. Because अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉयज, अपने मेंबर्स इस काबिल होंगे कि वो फ्यूचर में इमर्ज होने वाली वैकेंसीज को फुलफिल कर सकें, उनको पूरा कर सकें, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं होगी क्योंकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अपने लोग हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को समझते हैं. इसलिए और फिर ये कि इट इज़ लेस कॉस्टली to get people from the internal labor market, from the organization itself, and use them to fill the vacancies that come up within the organization. आप अगर बाहर से लोगों को लेकर आएंगे तो it will be more costly. एक तो ये कि आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. जब तक कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझते हैं, जिस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं उसको समझते हैं. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कि सक्सेशन प्लानिंग करने में मदद करती है. कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सीईओ आज ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर हो रहे हैं और आपके पास कोई प्रॉमिसिंग मैनेजर्स नहीं है उस सीईओ की पोजीशन को रिप्लेस करने के लिए, तो फिर सीईओ जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से आएगा, जो कि हो सकता है कि किसी को पसंद ही ना है, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को समझ ही ना सके, हो सकता है एडजस्ट ही ना हो पाए. सो जब सीईओ बाहर से आएगा तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल टाइम होगा उसके साथ एडजस्ट करना. वेराज अगर आपके पास एक लाइन ऑफ प्रॉमिसिंग मैनेजर्स है जो कि आपने प्रिपेयर किए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू टेक द प्लेस ऑफ द सीईओ, देन दैट विल बी अ मोर स्मूथ एंड एन easier process to conduct. So, the objective of training and development is to help employees grow so that they can fulfill the future needs of the human resource of the organization. And the third objective of training and development is to reduce the learning time for employees starting in new jobs or appointments, transfers or promotions, and ensure that they become competent as quickly and economically as possible. So, जब आपके employees किसी भी नई पोजीशन में चार्ज लेते हैं, किसी भी नई जगह पे काम शुरू करते हैं, या तो सिचुएशन ये होगी कि वो न्यू हायर्स हैं, they have been newly inducted into the organization, they need to understand how the organization operates,
how they are going to do their work, how they are going to get things done from other people. So एक तो ये situation है, अगर आप उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे, अगर आप ये उम्मीद रखेंगे कि ये खुद ही सीख जाएंगे, that will take time. So time, obviously, you know, that has a cost of its own. So you want them to learn the new ways of doing things, the new culture of the organization, and you want to learn the competencies that are required for them to do their new job in the most quick and economical manner. So training and development satisfies that objective, that when people, they come into new places, they are ready to hit the ground in the quickest and the most economical way. So these are the basic objectives of training and development. अच्छा, फिर हमने ये बात की पिछले लेक्चर्स में कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव एडवांटेज देता है. कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है कि आप अपने कंपेटिटर्स से किसी एडवांटेज पे हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि उनसे बेहतर है, आप कुछ ऐसा काम है जो कि उनसे बेहतर कर सकते हैं. सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपकी ह्यूमन रिसोर्स को इस काबिल बनाती है कि वो ऐसे बन जाएं जो कि दूसरे नहीं हैं. सो आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं. बट विद इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, you cannot develop competitive advantage in your employees through training and development by giving them the training on only basic skills. Basic skills की मैंने बात की, तो पहले ये देखते हैं कि basic skills के अलावा और कौन सी skills हैं which can be developed in the employees. So skills, they are primarily of 3 or 4 types. One are the basic skills. Basic skills are the skills that are required to conduct your job, that are required to do your job. आपने अपना काम किस तरह करना है, वो स्किल जो है वो आपकी बेसिक स्किल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मशीन को ऑपरेट करना है तो उस मशीन को किस तरह से ऑपरेट करते हैं, उसमें क्या प्रोग्राम्स फीड हुए हैं, उसको किस तरह से मॉनिटर करना है, उसको किस तरह से मेंटेन करना है, उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सब चीजें जो हैं ये बेसिक स्किल्स हैं. ये आपको उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए वो सब स्किल्स आनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट द मशीन, और यू विल डू समथिंग रॉन्ग एंड देयर मे बी सम फेलियर on the machine's end as well. So that is the basic skill. The second type of skills are the advanced skills. Advanced skills are the ability to communicate and coordinate with other organizational members to do your work effectively. So that includes your communication skills, that includes your knowledge about how to get things done from other people. That includes the knowledge कि अभी आपने एक काम करना है, वो काम करवाने के लिए वो आप खुद नहीं कर सकते, तो किससे करवाना है, किसी से किस तरह से जाके बात करनी है. तो ये जो है, और उसके अलावा आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज का, रूल्स का, रेगुलेशंस का के बारे में पता हो, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो. ये सब एडवांस स्किल्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं कोऑर्डिनेट करने में आपकी organizational activities, आपकी work life में जो activities हैं. So the way we communicate and relate and coordinate with other people in the organization, that includes the advanced skills. The third level of skills is understanding the customers and your organization's purpose. एक तो ये कि आपको अपनी मशीन ऑपरेट करनी आती है, दूसरा ये कि आपको ये पता है कि आपने कोई जरूरत हो, कोई काम करना हो, कोई काम करवाना हो, तो लोगों से किस तरह से कम्युनिकेट करना है, किससे बात करनी है, ये आता हो. तो तीसरे लेवल की स्किल है या अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पता हो. Why are you operating on this machine? Why are you running this? ये कपड़ा बनाने वाली मशीन आप क्यों रन कर रहे हैं? क्योंकि ये कपड़ा बना के हम मार्केट में सेल करते हैं और ये ब्रांड है,
जिसको लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसको पहनना पसंद करते हैं, और ये ब्रांड जो है ये दूसरे ब्रांड से इस तरह से डिस्टिंक्ट है, ये अगर उस मशीन ऑपरेटर को भी पता होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंस ऑफ पर्पस बिल्ट होगा. एवरी मेंबर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन will be working towards that customer that is going to use that branded clothing that your organization is producing. So the third level of skills is that your organizational members, they should know the purpose of your organization and the customers that they are serving. So every member of your organization works towards fulfilling the purpose of your organization and towards satisfying the customer, even if they are not face-to-face meeting with the customers, or they are not serving the customers on the customer's end, but still they have the customer in mind and they know that which customers they are serving and how they will be satisfied. So that is the third level of skills that a person can have in the organization. And the fourth type of skill is self-motivated creativity. What is self-motivated creativity? Creativity is that you try to do things, or you try to make new things, or do things in a new way. So, if you are able to identify that the way things are being done in a particular way in your organization, that can be improved in that way. अगर हम काम को इस तरह करने के बजाय इस तरह करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा. अगर हर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर ये सोच सके, ये एबिलिटी रखे सोचने की और फिर उसको एक्सप्रेस करने की, दैट इज सेल्फ मोटिवेटेड क्रिएटिविटी. दैट एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू आइडेंटिफाई gaps or problems, or identify how things can be improved, how products can be improved, or how processes can be improved, and that person has the ability to process this information in his mind, that how to improve something, how to improve a particular job or the way a job is done. That is self-motivated creativity. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स में इस लेवल तक स्किल्स आ जाएं, अगर उनको जो वो काम कर रहे हैं उस काम को और बेहतर तरीके से करना, आइडेंटिफाई करना आ जाए, तो दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ skills and abilities that your organizational members have. So, what I was saying is that if you want to create competitive advantage in your organization through the process of training and development, through your human resource, it is not just sufficient that you give them basic skills anymore. आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था पहले या दूसरे सेशन के अंदर कि अब ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को एक तो ये कि they are required to have higher qualification, higher education, but they are also required to have more mental complexity. So this applies to the function of training and development in this way, that the function of training and development should be able to develop higher level skills, not just basic skills that are required to perform the job that a person is doing, but higher level skills that a person is actually able to analyze what he is doing or the way things are done and be able to suggest improvements and be able to improve his performance and the performance of the organization. So that is what is required by the training and development function to build this level of skills in your employees, and that is how competitive advantage will be built in your employees and in your organization. So in order to do that, training has to evolve, or training has to develop from giving basic skills to the employees to something that has a broader perspective. So अब हमें ट्रेनिंग को सिर्फ इस तरह नहीं ऑर्गेनाइज करना कि हम लोगों को सिर्फ बेसिक स्किल्स प्रोवाइड करें, बल्कि कुछ ऐसा करना है जो कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव लर्निंग को
facilitate करे. So now the training function has to be broader than only giving people basic skills. So uske liye there are two basic concepts of broad perspective training or broad perspective learning in your organization. One is the concept of high leverage training. High leverage training क्या होती है? High leverage के word से आपको क्या अंदाजा होगा? What does that mean? It means something that gives you more output out of lesser inputs. So what are the various components of high leverage training? One is that high leverage training is linked to the organization's goals and objective. So before designing a training program or before designing a developmental activity, first the organizational strategy is analyzed, that whether this training fits into the organizational strategy or not. हमें इन लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है. क्या ये लोग जो हैं ये हमारी क्रिटिकल एबिलिटीज को टारगेट करते हैं? सो जो भी आप ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की एक्टिविटी को प्लान करें, दैट शुड बी लिंक्ड टू द बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. If the activity will not fulfill or if the activity will not be linked to the business strategy of your organization, then there is going to be a dissonance between what you do and what you make people learn and what is required in your organization. So आप लोगों को बेशक बहुत अच्छी तरह सिखाएं, लेकिन जो काम आप करना सिखाएंगे वो आपकी business strategy के साथ लिंक नहीं होगा, उसकी जरूरत नहीं होगी. The second component of high leverage training is that it uses a training design process to ensure that training is effective. Training design process क्या है? उसको हम डिटेल में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. लेकिन it is a structured way of analyzing the needs and providing training so that training is more effective. So rather than doing it haphazardly or rather than doing it in an unplanned manner, it is something that is done in a structured way. And the third component or feature of high leverage training is that it compares or benchmarks that how training on a specific skill is done in the rest of the industry. बाकी जगहों पे क्या काम हो रहा है, बाकी जगहों पे किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, बेंचमार्क कंपनीज क्या कर रही हैं, बेस्ट कंपनीज क्या कर रही हैं, तो उनके साथ कंपेयर किया जाता है. तो जब आप बेस्ट परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या बेस्ट परफॉर्मिंग तरीकों को जब आप रेप्लिकेट करेंगे या उनके साथ कंपेयर करके अपना काम करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट विल improve the standard of your work. So these are the features of high leverage training. एक तो ये कि it links with the business strategy. The second is that uses a training design process. And the third is that it compares and benchmarks. The second type of broad perspective training is continuous learning. Continuous learning is a learning system in which employees are required to understand the entire work system, including the relationships among their jobs, their work units, and the company. Also, employees are expected to acquire new skills and knowledge, apply them on the job, and share this information with the fellow workers. So, continuous learning is a kind of learning system in which the organizational members, they are required to continuously acquire new skills, to continuously improve their abilities, and to use the knowledge and information they have and share it with other people, so that there is a culture, there is an environment of continuous learning, knowledge sharing, and development in the organization. So this is broad perspective training. One is the high leverage training, and the second one is continuous learning. So in high leverage training, we said that a training design process is adopted so that training can become more effective. So how is a training design process designed? What is a training design process, first of all? It is a stepwise, systematic approach to develop training programs, and it includes 7 steps. The first step of training design process is conducting needs assessment.
What is done in needs assessment? Basically, it is simply analyzing what you require. जरूरत किस चीज की है? So, इसमें 3 तरह के एनालिसिस किए जाते हैं. एक तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, the second one is person analysis, and the third one is task analysis. Organizational analysis is the analysis of the context. What is the strategy of the organization? What is the environment of the organization? What are the strengths? इतने पैसे भी हैं हमारे पास कि हम जो ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं. Are there resources for that? Is that required by the organization to satisfy the overall strategy of the organization? So that is organizational analysis. The second one is person analysis. Which people need to be trained? क्या ऑर्गेनाइजेशन के किसी यूनिट को ट्रेन करने की जरूरत है, किसी डिवीजन को ट्रेन करने की जरूरत है, या किसी फंक्शन को ट्रेन करने की जरूरत है? एंड द थर्ड वन इज टास्क एनालिसिस. क्या सिखाने की जरूरत है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी टॉट? व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड? किस टास्क के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या किसी ऑपरेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है या मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है? सो आपको मैनेजर्स को ट्रेन करना है या आपको अपने कोर वर्कर्स को ट्रेन करना है? दैट इज द एनालिसिस दैट इज डन इन नीड्स असेसमेंट. सो ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सन एंड task analysis. The second step you can see in this design process is ensuring employees' readiness for training. How do you ensure that employees are ready for training? There are 3 things that you have to analyze. One is attitudes, the second is motivations, and the third one is their abilities. Are the employees, they are ready to learn? उनका attitude भी है learning के लिए? Are they motivated? वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये पता चले कि मैनुअल रजिस्टर से लेके आप एम्प्लॉय को ट्रेन करना चाह रहे हैं कि वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल होता है उसको यूज करना शुरू करे, and the person does not want to learn, that unit does not want to learn, और आपको पता क्या चलता है कि उनकी मोटिवेशन नहीं है ये लर्न करने के लिए, हालांकि उनका काम भी आसान हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा, लेकिन जो वो मैनुअल रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो उसको नहीं छोड़ना चाहते. पीछे मोटिवेशन क्या है कि उन्होंने उसमें भी बेईमानी करनी होती है, और मैनुअल रजिस्टर में बेईमानी बहुत आसानी से हो सकती है. लेकिन और जब ऑटोमेटेड हो जाएगा सिस्टम जिसके अंदर उनके पास चेंज करने की अथॉरिटी नहीं होगी तो उनके हाथ से पावर निकल जाएगी. तो बेसिकली तो सिर्फ मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करना है, लेकिन अंदर की बात क्या है वो आपको उस सिचुएशन को समझ के ही पता चल सकती है. सो वो मोटिवेटेड हों, ये जरूरी है कि वो लर्न करने के लिए मोटिवेटेड हों. और तीसरी जो चीज है वो ये कि उनके पास बेसिक स्किल्स भी हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने लगे हैं तो उनको इंग्लिश के अल्फाबेट्स के बारे में पता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं. अगर वो सिर्फ उर्दू में पहले करते आए हैं काम और आप उनको ट्रेनिंग देते हैं कंप्यूटर इस्तेमाल करने की जिसमें मोड ऑफ इनपुट जो है वो इंग्लिश है, तो फिर उनके पास तो बेसिक स्किल्स ही नहीं है कि वो आपकी जो ट्रेनिंग सेशन है उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि उनको इंग्लिश ही नहीं आती. सो ये इंश्योर करना कि एक तो ये कि उनके एटीट्यूड्स, उनकी मोटिवेशंस और उनकी बेसिक स्किल्स उस लेवल पे हैं जिस पे उनको ट्रेनिंग देने का कोई फायदा है, ये जो है ये दूसरा स्टेप है आपके ट्रेनिंग डिजाइन प्रोसेस का. द थर्ड स्टेप ऑफ द ट्रेनिंग डिजाइन प्रोसेस इज क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट. ये वो सब चीजें हैं, ये वो सब एनवायरनमेंट की, रिसोर्सेज की प्रोक्योरमेंट है जो कि आपको ट्रेनिंग करवाने के लिए जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट यू रिक्वायर टू नीड इज टू सेट अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव. What is required to be taught? Then you have to develop meaningful material for that. उसके लिए आपको
लेक्चर्स जो हैं वो अरेंज करने हैं, या आपको हैंडआउट्स प्रिपेयर करने हैं, या आपको वीडियोस अरेंज करनी है, एनिमेशंस दिखानी है, सिमुलेशन करवानी है, तो जो भी उसके ट्रेनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड मीनिंगफुल मटेरियल है उसको प्रिपेयर करना है. उसके बाद आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रिपेयर करना है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं जब वो ट्रेनिंग करें तो वो उसी स्किल की प्रैक्टिस किस तरह से कर सके. फिर आपको फीडबैक का अरेंजमेंट करना है. हाउ इज गोइंग टू बी फीडबैक गिवन टू द एम्प्लॉयज फॉर हाउ व्हाट दे हैव लर्नड. So what they have learned in their work, has the learning actually taken place? So are you going to take a small exam at the end, or are you going to analyze them, or after observation कि अब training के बाद इनका जो performance level है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो आपने feedback जो है वो कैसे arrange करना है. Then you have to ensure that there are modeling behaviors to ensure the transfer of training. So, for example, if you are training your employees to do things on a computer and you yourself are doing everything manually as a boss, so what are you modeling? So, you need to have role models. And if you are training your employees for an open communication system in which people communicate more openly, in which people communicate more freely, but there is nobody to actually model that behavior. Organization में और लोग जो हैं वो communication को restrict करके रखते हैं, वो बात को restrict करके रखते हैं, वो information जो है वो आराम से pass out नहीं करते, तो कोई मॉडल ही नहीं कर रहा जब, तो फिर आप उनको ट्रेनिंग करवा के जब ऑर्गेनाइजेशन में वापस लेके आएंगे तो when there is nobody modeling that behavior, people will stop using that. And the last thing that you have to ensure is program administration. That is the technical stuff in that you have to see how the program is administered, how people are going to register, where are they going to come, what is the location, who is going to be the contact person, and so on and so forth, all the different aspects of program administration. Okay, so the next step is ensuring transfer of learning. You have to ensure that once people have been trained for a particular skill or behavior change, that training is actually transferred to the workplace. So, in order to ensure transfer of training, you have to build their ability to self-manage the learning themselves. And secondly, you have to provide support from the organizational members, from the immediate supervisor, and from the peers of the people, peers of the learners, to support them with doing things in a different way that you have taught them to do. So if there is not going to be organizational support for the change in behavior or the change in doing a thing in a different way, then people will not be able to transfer the training into their actual life. So you have to ensure that there is an environment, there is support, and you have also got to ensure that people have got the self-management skill. They are able to actually do things on their own without the support of other people to ensure that the training has been actually transferred to the work life. The next step in this training design process is developing an evaluation plan. You know that without evaluation, no process can be effective. Unless you do not evaluate, you will not find out whether it has been a successful thing or it has not been so successful or it has been a complete failure. So you have to develop an evaluation plan for analyzing and evaluating whether the training has been effective or not. So evaluation plan के क्या components होंगे? पहला तो आपको ये identify करना है that what are the learning outcomes? What were you actually expecting out of the training program? What people should have learned?
what they should have been doing after they have completed the training program. So you have got to analyze or assess what are the learning outcomes that are required, that were expected from this training program. The second is that you've got to choose an evaluation design. How will you evaluate the people? For example, अगर कोई आपने मैनेजमेंट स्किल्स की ट्रेनिंग दी है, लीडरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एवैल्यूएट करेंगे कि क्या कोई अच्छा लीडर बन गया है? सो उसके लिए एवैल्यूएशन जो है वो दैट इज गोइंग टू बी मोर सब्जेक्टिव. कोई बहुत ऑब्जेक्टिव अगर ट्रेनिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर स्किल्स आपने सिखानी है, तो एक इंसान को कंप्यूटर यूज करना आ गया है, आप उसको 10 मिनट 15 मिनट अपने पास बैठ के एवैल्यूएट कर सकते हैं कि कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता. तो उसमें एवैल्यूएशन डिजाइन जो है वो दैट कैन बी वेरी सिंपल. बट if you are doing, if you are giving training on leadership skills, then that is a more objective, a more subjective aspect of the organization, and you need to develop a evaluation design in which you can effectively see whether the leadership skills have been developed or whether there has been any change in the behavior of the person after this particular training. So you have got to design an evaluation plan. And you also, the third thing, which is not the most important one, but always a part of an evaluation, what is the cost-benefit analysis? The money that you have spent on your organization members, the money that you have spent on the training program, what is the return of that? What is the benefit of that? Has there been any benefit of that training program to the organization or not? Not always in the financial terms, but you do have to analyze, has there been any benefit of that? How you will evaluate, ये बहुत लंबी discussion है, we will do that in later topics, but these are the components of the evaluation design, that you have got to identify learning outcomes and choose evaluation design and plan a cost-benefit analysis. And the second last step is that you've got to select the training method, how you are going to actually execute the training program, whether it is going to be in a traditional way or whether it is going to be through e-learning or some other design, mixed design, multi-method design. So how are you actually going to administer the training program? So you have got to select the training method. And then finally, the last step of this training design process is monitoring and evaluating the program. So after you have designed, you have developed how you are going to evaluate the effectiveness of the training program, then you will actually monitor and evaluate the training program through the rules or through the analysis that you had done previously, that how you are going to analyze the effectiveness of this training program. So this is the overall training design process, that is a systematic approach of conducting training and development activities in your organization, that you start with needs analysis and end with an evaluation program. So in this lecture, we have I have introduced you to the concept and definitions of training, of development, of their difference, what are the basic broad perspective training, and what is the training design process that is used by organizations to design effective trainings. We will conclude this session today. I hope you have gained some useful information from this session. Until next time, dobara milenge. Allah Hafiz.